हेलो दोस्तों, नमस्कार। ड्रीम कैंपस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन इंडिया। भारत में संघवाद के दो स्तंभ, सहकारिता और प्रतिस्पर्धा। ठीक है, तो ये टॉपिक है हमारा और ये अक्सर न्यूज में रहता है और इसी वजह से अक्सर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है एग्जाम में। 2018 मुझे याद है, जब मैं मेंस लिख रहा था तो सेम क्वेश्चन यही आया था कि भारत में, इंडिया में जो आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, थोड़ा सा उसका प्रवृत्ति अलग थी क्वेश्चन की। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कितने हद तक भारत के विकास के लिए एक क्या कह सकते हैं आपकी एक ड्राइवर का काम करता है। तो ये प्रश्न था 2018 में और उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो हम यही बात करेंगे कि भारत में दो चीजें हैं, एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है और दूसरा कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। तो दोनों किस तरह से भारत के विकास में, भारत के राज्यों के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं, उनका संवैधानिक आधार क्या है, प्लस उसमें चुनौतियां क्या क्या हैं और उन चुनौतियों को दूर करके हम इस चीज को, इस व्यवस्था को और सुदृढ़ कैसे बना सकते हैं ताकि हमारा केंद्र और राज्य का विकास आसानी से हो सके, पूरे देश का इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये समझिए, एक देखिए, एक आपके लिए होमवर्क है। हमारा जो भारत का संघीय ढांचा है उसको हम क्वासी फेडरलिज्म बोलते हैं। ठीक है, क्वासी फेडरलिज्म बोलते हैं। तो इसको आपको देखना है। क्वासी फेडरलिज्म का मतलब ये है कि भारत का जो संघीय ढांचा है उसमें बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो फेडरल हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर हैं जो नॉन फेडरल हैं। नॉन फेडरल बोले तो यूनिटरी टाइप के हैं। यूनिटरी का मतलब ये होता है कि जिसमें केंद्र बहुत मजबूत होता है, केंद्र ही सब कुछ डिसाइड करता है, राज्यों को गवर्न केंद्र ही करता है। ठीक है, और फेडरल का मतलब ये होता है कि राज्य और केंद्र दोनों के बीच में बराबर शक्तियों का विभाजन किया गया है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। भारत में क्वासी फेडरलिज्म है। मतलब ये कि राज्यों के पास उनकी अपनी स्वतंत्रता है, अपनी स्वायत्तता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर बायसनेस के साथ हमारा जो फेडरलिज्म है वो इस तरह से काम करता है। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप एक लिस्ट बना लीजिए कि भारत में, भारतीय संघीय ढांचा में कौन कौन से फीचर ऐसे हैं जो फेडरल हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो नॉन फेडरल हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए एक होमवर्क रहेगा। अच्छा, अब जो है, अगर हम संघीय ढांचे की विकास की बात करें कि भारत में संघीय ढांचा का विकास कैसे हुआ, जैसा कि हमने सबसे पहले ही बताया कि हमारा जो संविधान है वो क्वासी फेडरल है और आर्टिकल 1 जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ये कहता है कि इंडिया जो है यूनियन ऑफ द स्टेट है, मतलब राज्यों का संघ है। आर्टिकल 1 ऐसा बोलता है। ठीक है, यह संघवाद एक विशिष्ट मॉडल था जो केंद्र को मजबूत रखते हुए, जैसा कि हमने बात किया, मजबूत रखते हुए राज्यों की स्वायत्तता को संतुलित करता है। अच्छा, एक चीज ये है कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि अगला पीपीटी हम हिंदी में बनाएंगे। तो ये पीपीटी इसलिए हिंदी में है और थोड़ा सा मुझे व्यक्तिगत रूप से थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अदरवाइज अगला जो पीपीटी होगा वो मैंने डिसाइड किया है कि अब मैं बाईलिंगुअल बनाऊंगा, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के लिए होगा वो। ठीक है, अब इस पे आते हैं कि हमारा जो आर्टिकल 1 है वो कहता है कि इंडिया जो है क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट है। इसकी मूल भावना क्या है, केंद्र और राज्य साथ मिलकर के चलेंगे, दोनों एक दूसरे के पूरक बनेंगे, ना कि कोई बड़ा भाई छोटा भाई या कोई हायर अथॉरिटी लोअर अथॉरिटी, इस तरह की कोई बात, कोई भावना नहीं होगी। 1991 में जब हम अपना एलपीजी रिफॉर्म करते हैं तो उस समय में हम अपने संघीय ढांचे में भी कुछ परिवर्तन करते हैं। संघीय ढांचे में परिवर्तन सबसे ज्यादा तब होता है जब 2014 में नीति आयोग का गठन होता है और नीति आयोग ने इस सहकारी संघवाद का ट्रांसफॉर्मेशन किसमें किया, प्रतिस्पर्धी संघवाद में। प्रतिस्पर्धी संघवाद का मतलब ये हुआ, राज्य विकास के लक्ष्यों के लिए तेजी से आगे बढ़े और उसमें केंद्र सरकार उनकी मदद करेगा
और इतना ही नहीं, केंद्र सरकार से वो प्रतिस्पर्धा भी करेगा और साथ में राज्य, जो अलग राज्य हैं, आसपास के राज्य हैं, उनसे भी प्रतिस्पर्धा करेगा अपने विकास और डेवलपमेंट में। ऐसे में क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो कि राज्य खुद अपने विकास के लिए ले सकता है, ले पाएगा। बहुत सारे ऐसे समिट्स हैं, ग्लोबल समिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो खुद डायरेक्ट निवेश अपने यहाँ कर सकता है। ठीक है, तो 2014 के बाद ये परिवर्तन हुआ और आज के टाइम पे हमारा जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, साथ में जो कम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, दोनों मिल करके हमारे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे राष्ट्र निर्माण के दो मूल स्तंभ हैं जो आज विकास की राह पर लेके जा रहे हैं। सहकारी संघवाद का जो मूल दर्शन है वो क्या है? सहयोग, सहमति और लक्ष्यों का साझा प्राप्ति। मतलब एक साझा लक्ष्य होगा जिसकी प्राप्ति सहयोग और सहमति, सहयोग किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य सरकार के बीच में, साथ में केंद्र और अन्य राज्य के बीच में। सहमति किसके किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में, प्लस राज्य और राज्य के बीच में। साथ में जो साझा लक्ष्य है, ये किसके किसके बीच में साझा लक्ष्य है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। ओके, इसका जो मूल दर्शन है वो इस तरह से परिलक्षित होता है। सबसे पहले तो क्षैतिज सहयोग। देखिए 2018 में यही सीधा प्रश्न आया था कि वर्टिकल रिलेशनशिप और हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप दोनों को डिफाइन करना था। ठीक, तो क्षैतिज सहयोग का मतलब ये हुआ कि राज्य राज्यों के बीच में समन्वय स्थापित करेंगे और संसाधनों का वितरण करेंगे। मतलब कि संसाधन एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। मान लीजिए कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई चीज है, कोई मतलब कोई टेक्नोलॉजी है, कोई आइडिया है, तो एक राज्य वो दूसरे राज्य को बताएगा। या फिर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अन्य राज्य में नहीं उपलब्ध है, तो वो दूसरा राज्य दूसरे राज्य को उपलब्ध कराएगा। या फिर पुलिस बल है या कोई भी चीज है जो एक राज्य के पास है और दूसरे राज्य को उसकी आवश्यकता है, तो पहला वाला राज्य उसको उपलब्ध करवाएगा। ये हमारा है क्षैतिज सहयोग। दूसरा है लंबवत सहयोग, मतलब वर्टिकल कोऑपरेशन। इसमें क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में नीति निर्माण का होता है और उसका एग्जीक्यूशन होता है, कार्यान्वयन होता है। ठीक है, मतलब ये कि अगर किसी राज्य में कोई समस्या है, कोई जरूरत है, तो केंद्र सरकार उस समस्या का समाधान करने के लिए उस पर्टिकुलर राज्य के लिए एक नीति का निर्माण करेगा और नीति निर्माण में भी वह राज्य साथ में होगा। साथ में जब उसका एग्जीक्यूशन होगा तो भी जो है केंद्र और राज्य मिल करके उसको एग्जीक्यूट करेंगे। ये हो गया लंबवत सहयोग और ये हो गया क्षैतिज सहयोग, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोऑपरेशन। ओके, अब अगर हम बात करें कि जो हमारा ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है या फिर जो हमारा कम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, इसका संवैधानिक आधार क्या है? मतलब संविधान में ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं की गई है जिसकी वजह से हम इस तरह से काम कर पाते हैं? तो सबसे पहले तो आर्टिकल 263 जो कि अंतरराज्यीय परिषद की एक गठन की एक बात करता है और अंतरराज्यीय परिषद में सभी राज्यों के मेंबर्स होते हैं। इसको आपका ये होमवर्क है कि इसमें देख लीजिएगा कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, कितने कितने साल की अध्यक्षता होती है, वर्तमान में कौन इसका अध्यक्ष है, कौन सा स्टेट, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, रोस्टर बेस पे इसकी अध्यक्षता चेंज होती है। तो अनुच्छेद 263 में अंतरराज्यीय परिषद की बात की गई है जो कि सभी राज्यों के लोग बैठ करके आपस में जो समस्याएं हैं उसको सुलझाते हैं। ठीक, उसके बाद आर्टिकल 279A जो कि जीएसटी परिषद का गठन करता है। जैसा कि आपको पता है कि जीएसटी जो परिषद है उसमें राज्य के लोग बैठते हैं, केंद्र से लोग बैठते हैं और काम क्या करते हैं? वित्तीय सहकारी संघवाद का एक ये आप मॉडल समझ लीजिए। ठीक है, वित्तीय सहकारी संघवाद का ये उदाहरण है और ये जो है ना, ये विवादों से निपटने के लिए बनाया जाता है अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद। उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि 7वीं अनुसूची है जिसमें 3 सूचियां बनाई गई हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे केवल केंद्र सरकार कानून बनाएगा, राज्य सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसपे केवल राज्य सरकार बनाएगा और समवर्ती सूची में ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, जो हमारा संघवाद है, वो उसका संवैधानिक आधार ये है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया जाता है।
अनुच्छेद 279A के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया जाता है और 7वीं अनुसूची है, आप जानते हैं, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, उसके बाद ये कुछ उदाहरण हैं, अगर आप देखना चाहें तो एक जीएसटी परिषद का उदाहरण दे सकते हैं संघवाद का। दूसरा कोविड-19 में भाई सीधी सी बात है, राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के काम किए। उसके बाद बहुत सारी केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलती हैं, जिसमें केंद्र सरकार अपना एक रेशियो देता है कि हम इन स्टेट्स में 19:10 का, कोई मान लीजिए कोई योजना है 100 रुपए का, तो उसमें 90 रुपया केंद्र सरकार दे देती है, 10 रुपया राज्य सरकार दे देती है। हिमालयी क्षेत्रों में या पहाड़ी क्षेत्रों में, सामान्य क्षेत्रों में यही रेशियो वेरिएट करता है, मतलब किसी में 60 रुपया दे दिया, किसी में 40 रुपया दे दिया, स्टेट ने 40 दिया, केंद्र ने 60 दिया। तो इस तरह से बहुत सारी केंद्र प्रायोजित योजनाएं चलती हैं, जिसको हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स बोलते हैं, जिसमें केंद्र सरकार बढ़ चढ़ करके संसाधनों का जो प्रयोग है, संसाधनों का जो आवंटन है, वो राज्य सरकार के साथ करती है। अब अगर हम देखें कि अभी तक तो हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात किया, अब हम प्रतिस्पर्धी संघवाद की बात करें, मतलब ये कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ठीक, विकास का एक त्वरक, मतलब जल्दी से विकास करना है तो इसको मजबूत करना है। जैसा कि हमने पहले कहा कि 2014 में नीति आयोग के गठन के बाद ये प्रतिस्पर्धी जो संघवाद है इसकी शुरुआत हुई और इसके तहत राज्यों को लोकतंत्र की प्रयोगशाला माना जाता है। नीति आयोग राज्यों को लोकतंत्र की प्रयोगशाला मानता है। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इसको अपने आंसर में लिख सकते हैं। अब इसका जो मेन थीम है कि सबसे पहले तो ये कि हर राज्य अपना दक्षता बढ़ाए, अपना कॉम्पिटेंस बढ़ाए, ठीक, बेहतर प्रदर्शन करे, संसाधनों का अधिकतम उपयोग करे। मतलब ये, अब देखिए बेहतर प्रदर्शन कैसे करेगा, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका पता आगे चलेगा, जिसमें नीति आयोग खुद रैंकिंग जारी करता है। मतलब कुल मिलाकर के नीति आयोग का जो फंडामेंटल चीज है वो यही है कि राज्य जो है कंपटीशन करके अपनी दक्षता बढ़ाए। कंपटीशन किससे करे, राज्यों से भी करे और केंद्र से भी करे, अपनी दक्षता बढ़ाए और उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे। उसके साथ साथ नई नवाचार करे, मतलब कि नई नई चीजें डेवलप करे, नई नीतियों को बनाए, योजनाओं का प्रयोग करे। अगर मान लीजिए कोई योजना, मान लीजिए बाढ़ के लिए, बाढ़ से निपटने के लिए किसी एक राज्य ने बनाया, मान लो बिहार ने कोई ऐसी योजना बनाई, कोई ऐसा जो है उन्होंने स्कीम ले आई या फिर कोई ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया, उन्होंने अपने यहाँ प्रयोग किया और वो सफल हुआ, सक्सेस हुआ, तो अब क्या करेगा, वो केंद्र के साथ भी उसको साझा करेगा और राज्यों के साथ भी उसको साझा करेगा। ये नीति आयोग का मूल दर्शन है, फंडामेंटल आइडिया है। इससे क्या होगा, तीव्र विकास सुनिश्चित होगा, आर्थिक प्रगति और निवेश भी आएंगे। अगर किसी भी राज्य में अगर बढ़िया स्कीम्स चल रही हैं, बढ़िया गवर्नमेंट पॉलिसीज चल रही हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और कोई ऐसी पॉलिसी है जो लगातार सक्सेस हो रही है, तो जो बाहर का निवेश है वो उस राज्य में डायरेक्ट आएगा। इससे न केवल राज्य का विकास होगा बल्कि संपूर्ण रूप से, अगर एक राज्य किसी चीज में आगे बढ़ रहा है तो क्योंकि यही तो थीम है कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म की, वही चीज फिर दूसरा राज्य अपनाने की कोशिश करेगा, तो फिर दूसरे राज्य में भी इस तरह के डेवलपमेंट्स होंगे, इस तरह के निवेश आएंगे। ये जो मेन चीज है कि प्रतिस्पर्धा के जो प्रमुख चालक हैं कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में, सबसे जो इसका बेहतरीन इंडिकेटर्स है वो क्या है। नीति आयोग कुछ रैंकिंग्स जारी करता है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, जल प्रबंधन, एसडीजी पर राज्यों की वार्षिक रैंकिंग जारी करता है। इस रैंकिंग की वजह से, अगर ये रैंकिंग जारी होती है तो इस रैंकिंग जारी होने से क्या होता है, मान लीजिए कि इस साल 2025 में जो हेल्थ सेक्टर का रैंकिंग जारी हुआ उसमें एमपी टॉप पे आ गया। अब यूपी वाला सोचेगा कि ये सारा काम करके तो मैं भी अपनी रैंकिंग सुधार सकता हूँ, बिहार वाला बोलेगा कि ये काम तो मैं भी कर सकता हूँ। तो इससे क्या होता है, एक बेहतर प्रदर्शन करने का सकारात्मक दबाव बनता है किस पे, राज्यों पर, विभिन्न राज्यों पर। तो नीति आयोग जो इसके प्रमुख जो ड्राइवर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उन्होंने क्या किया कि रैंकिंग जारी शुरू किया। उसके साथ साथ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी रैंकिंग जारी करना शुरू किया। रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने के लिए राज्य अपने श्रम कानून, भूमि अधिग्रहण नियमों
और नियामक ढांचे में सुधार करते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी यूपी में भी ग्लोबल समिट होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जैसे वाइब्रेंट गुजरात हो गया, ठीक है, इस तरह के रायातू हो गया, ये सब सारी चीजें जो है अलग अलग स्टेट अपने यहाँ करती है। और यह चीज इस तरह के समिट वो तभी करेंगी, इस तरह के समिट से वो तभी फायदा उठा पाएंगी जब उनके यहाँ श्रम कानून ऐसा हो कि सभी कंपनीज के लिए प्लस जो एम्प्लॉइज हैं उनके लिए भी वो फायदेमंद हो, बेहतर हो। साथ साथ में कोई भी कंपनी कोई भी निवेश करने यहाँ पे आएगा तो उसको भूमि चाहिए, तो भूमि जमीन अधिग्रहण के लिए, भूमि अधिग्रहण के लिए ऐसे नियम कानून हो जो कि बहुत सहज हो, और उसमें जो भी नॉर्म्स हैं वो कंपनी जो भी यहाँ पे निवेश करने आ रही है वो आसानी से पूरा कर ले। उसके साथ साथ जो भी नियामक ढांचे हैं उसमें सुधार करने की आवश्यकता होती है, तब जाकर के निवेश आता है। तो जो इसके प्रतिस्पर्धात्मक फेडरलिज्म के जो प्रमुख कारक हैं उसमें एक ये भी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग। उसके साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक आकांक्षी जिला कार्यक्रम चलाता है 112 पिछड़े जिलों में, रियल टाइम डाटा के आधार पर वहां पे किस चीज की आवश्यकता है, किस चीज की जरूरत है, किस चीज की कमी है, इस आधार पर वहां पे डेवलपमेंट के काम किए जाते हैं। और यह क्या करता है, एक प्रतिस्पर्धा वाला जो माहौल होता है उसको डेवलप करता है, जिससे राज्य स्वास्थ्य, शिक्षा और बुनियादी ढांचों के क्षेत्र में विकास करने के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं। साथ में बहुत सारे स्टेट्स हैं वो जो निवेश शिखर सम्मेलन करते हैं, जैसे मान लीजिए वाइब्रेंट गुजरात हो गया, यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हो गया। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य बिना केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के सीधा अपने यहाँ निवेश आकर्षित करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे यहाँ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म के प्रमुख ड्राइवर्स क्या हैं, चालक का मतलब ये होता है इंग्लिश में, आप जान लीजिए ड्राइवर्स क्या कौन कौन से हैं, तो आप उन ड्राइवर्स में बता सकते हैं कि नीति आयोग द्वारा रैंकिंग जो जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो जारी की जाती है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आकांक्षी जिला कार्यक्रम जो चलाया जा रहा है, साथ में निवेश शिखर सम्मेलन इंडिपेंडेंटली स्टेट्स कर रहे हैं। ओके, अब जो है मेन चीज आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं साइड में हो जा रहा हूं, इसको आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर हम तुलनात्मक विश्लेषण करें कि जो सहकारी संघवाद है मतलब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, प्लस जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, उसमें अन्य विशेषताओं का या फिर अन्य जो इसके इंडिकेटर्स हैं उनका क्या क्या रोल है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अगर उद्देश्य देखा जाए तो इसको हम इंग्लिश में अगर लिख दें तो यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, ठीक है, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का उद्देश्य क्या है, एक ये स्लाइड ही पूरी आपकी तैयारी करवा देगा इस टॉपिक का। सहकारी संघवाद का उद्देश्य है सहमति और साझा जिम्मेदारी। सहमति मतलब राज्य और केंद्र के बीच में, जिम्मेदारी भी किसके बीच में, केंद्र और राज्य के बीच में। लेकिन कॉम्पिटिटिव जो फेडरलिज्म है उसका उद्देश्य क्या है, राज्यों की दक्षता बढ़ाना, राज्यों में नवाचार लाना और राज्यों में निवेश बढ़ाना, इससे केंद्र और राज्य के बीच में प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। अगर हम बात करें कि केंद्र की भूमिका यहाँ पे क्या है, तो सहकारी संघवाद में केंद्र की भूमिका है किसी भी कार्यक्रम प्रोग्राम का सूत्रधार बनना, साथ में उसमें भागीदारी सुनिश्चित करना। लेकिन कॉम्पिटिटिव जो संघवाद है उसमें राज्य आपस में खेलेंगे और उसमें अंपायरिंग करेगा सेंटर, साथ में कौन सा राज्य कितना अचीव किया उसका डेटा रखेगा केंद्र। ठीक, अब इस दौरान यदि राज्यों को किसी चीज की आवश्यकता पड़ती है तो वह आवश्यकता की पूर्ति केंद्र सरकार करती है। जैसा कि हमने बताया स्कोर कीपर सीधी सी बात है रैंकिंग जारी कर रही है बहुत सारी, ठीक है। अंपायर कौन सा राज्य क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, क्या वहां सही होना चाहिए उसके बारे में बताएगा केंद्र। तो यहाँ पे ये व्यवस्था ज्यादा सही है क्योंकि राज्यों से मिलके ही हमारा देश बना है, हमारा संघ बना है। तो अगर हर राज्य विकास करेंगे तो कंट्री का विकास वैसे ही होगा। अगला सिस्टम कैसा है दोनों में, इसमें अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया, जीएसटी परिषद का गठन किया गया जो सुनिश्चित करते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्यों, क्योंकि इसमें भी स्टेट के लोग बैठते हैं और इसमें भी स्टेट के लोग बैठते हैं। और अगर यदि हम बात करें
कि कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म का सिस्टम कैसा है, तो नीति आयोग द्वारा रैंकिंग जारी की जाती है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जाती है, जिससे राज्यों का जो स्थिति है वो पता चलती है। उसके बाद संबंध कैसा है, यहाँ पे सहकारी संघवाद में क्षैतिज और लंबवत सहयोग है, ठीक, और यहाँ पे क्षैतिज और लंबवत प्रतिस्पर्धा है, ये ध्यान में देने वाली बात है। यहाँ पे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में केंद्र क्या करता है, सहयोग करता है, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म में राज्य एक दूसरे के साथ और राज्य केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। अपेक्षित परिणाम क्या है दोनों से, इसमें संतुलित विकास और राष्ट्रीय एकता जो कि जरूरी है, इसमें तीव्र आर्थिक विकास और विशेषीकरण। तीव्र आर्थिक विकास का मतलब ये हुआ कि जब राज्य इंडिपेंडेंट होकर के अपने नियम कानून खुद बनाएंगे, अपनी पॉलिसीज खुद एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसमें तेजी आएगी। साथ में विशेषीकरण का मतलब स्पेशलाइजेशन, किसी भी स्टेट में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, कोई ऐसी पॉलिसी लागू की गई जो कि उस स्टेट में एक एग्जाम्पल बन के आई, तो वह उस स्टेट के लिए वह पॉलिसी क्या हो जाएगी, स्पेशल हो जाएगी। उसके बाद अगर हम फोकस क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे समावेशी नीतियां बनाई जाती हैं, और प्लस संकट प्रबंधन, मतलब कोई इमरजेंसी आ गई तो उसमें ऑब्वियसली सेंटर को आगे आकर के काम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधार पे ज्यादा फोकस होता है। लेकिन अब देखिए, दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं, ये आप डाल सकते हैं। मतलब ये कि बिना कंपटीशन के सहकारी संघवाद का विकास होना मुश्किल है, और बिना सहकारी संघवाद के कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म डेवलप हो पाना मुश्किल है। तो कुल मिलाकर के आपको अपने प्रश्न में दोनों को संतुलित करके लिखना है। दोनों किस किस तरह से जरूरी हैं, इन सब चीजों के लिए कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म जरूरी है और इन सब चीजों के लिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जरूरी है। तो आप इस तरह से इस आंसर को संतुलित करके लिख सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि चुनौतियां क्या क्या हैं, दिक्कतें क्या क्या हैं हमारे इस सिस्टम में, सबसे पहले तो विश्वास की कमी, ठीक, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आप बोल सकते हैं, लैक ऑफ ट्रस्ट आप बोल सकते हैं। कैसे, जीएसटी में जो मुआवजा देनी चाहिए वो समय से नहीं मिलती, केंद्रीय जो एजेंसीज हैं उनका राजनीतिकरण करके राज्यों में इंटरफेयर किया जाता है, राज्यों के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने में उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो इस तरह का जो हस्तक्षेप है वो सहकारी भावना को कमजोर करता है। दूसरा यह है कि क्षेत्रीय असमानता की चुनौती है। कैसे, मान लीजिए तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे जो राज्य हैं, ये इनके पास ज्यादा संसाधन है, डेवलपमेंट ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी वजह से जो विकास करने की गति है, या फिर केंद्र सरकार से जो भी चीजें चलाई जाती हैं, जो स्कीम्स चलाई जाती हैं, उसमें ये लोग ज्यादा काम कर पाते हैं, ज्यादा तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, ठीक। इनके पास बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और निवेश आकर्षित करते हैं बहुत तेजी से, जिसकी वजह से ये बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से आगे निकल जाते हैं, ठीक है। अगला ये है वित्तीय असंतुलन। वित्तीय असंतुलन का मतलब यह है कि राज्यों का ये कहना है कि देखो, कोई भी स्कीम है, कोई भी पॉलिसी है, अगर उसमें पैसा खर्च होना है, सीधी सी बात है, तो वो पैसा खर्च करने की जिम्मेदारी किसकी है? पैसा खर्च कहाँ होता है? राज्यों में खर्च होता है। लेकिन जो पैसा इकट्ठा करने की जिम्मेदारी है, मतलब टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी है, वो पूरी तरह से किसके पास है? केंद्र के पास है, ठीक। जबकि स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा ये राज्य सूची का विषय होता है, इस पे पैसा खर्च करने का काम किसका होता है? राज्य का होता है। लेकिन इस पे टैक्स वसूलने का जो दायित्व है, जो काम है, वो केंद्र सरकार करती है, और इस पे जो सेस और सरचार्ज मिलता है वो राज्यों को नहीं मिलता है। तो राज्यों का कहना है कि ये राज्यों के साथ साझा करना चाहिए, ठीक। तो ये दो तीन चुनौतियां हैं जो अभी का हमारा संरचना है, संघीय ढांचा जो है, उसमें ये दो तीन चुनौतियां हैं। अब इसके निवारण क्या है? सिंपल से निवारण है कि सभी के बीच में संतुलन बनाइए। केंद्र को क्या चाहिए कि पिछड़े राज्यों में ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ज्यादा वहां निवेश करने के लिए लोगों को प्रेरित करे, और धन आवंटन वहां पे ज्यादा करे। उसके बाद जो इंस्टीट्यूशनल व्यवस्थाएं हैं उसको सही करें। जैसे मान लीजिए अंतर्राज्यीय परिषद जो है ना, इसकी एक बहुत बड़ा इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वैसे तो बैठना चाहिए इनको रेगुलर टाइम पे, रेगुलर इंटरवल पे, लेकिन ये इसकी बैठक होती नहीं है जल्दी। इसकी बैठक केवल तब होती है जब कोई इमरजेंसी आ जाए, कोई विपत्ति आ जाए।
तो राज्यों का कहना ये है, राज्यों का क्या कहना है कि आपका सुझाव ऐसा होना चाहिए कि एक रेगुलर अंतराल पर अंतरराज्यीय परिषद की बैठक सुनिश्चित की जाए, ठीक है, न केवल संकट के समय बल्कि नॉर्मली भी बैठें, और वित्तीय आयोग की सिफारिशों का समय पर कार्यान्वयन किया जाए। वित्तीय आयोग जो भी संस्तुति देता है केंद्र सरकार को, उसको समय से लागू किया जाए ताकि उसका फायदा राज्य भी उठा सके। उसके बाद देखिए, मैं जब मेंस लिख रहा था तो ये मेरा बहुत फेवरेट वर्ड था, 3F, संघवाद के 3F, या किसी भी सिस्टम के 3F, 3F। वो 3F क्या है? कोई भी दुनिया का काम हो, वो 3F के बिना नहीं हो सकता है। पहला क्या है? फंड, दूसरा क्या है? फंक्शंस, और तीसरा है फंक्शनरीज। मतलब ये कि कोई भी दुनिया का काम बिना पैसे के नहीं हो पाएगा, बिना पैसे कोई काम नहीं हो पाएगा। तीसरा फंक्शंस, मतलब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको काम और उनकी जिम्मेदारी दिया जाए। तीसरा फंक्शनरीज, मतलब जहां पे चीजें लैग कर रही हैं वहां पे अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाए और उनका अधिकार जो है सुनिश्चित किया जाए, ठीक है। तो ताकि जो है जो भी हमारा काम है इन 3F के चलते क्या हो जाएगा? विकेंद्रीकरण हो जाएगा और विकास सही ढंग से हो पाएगा। तो इस 3 चीज पे काम करके जो हमारा कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म है, ये हमारा पिलर है, हमारे संघवाद का पिलर है, हमारे डेवलपमेंट का पिलर है। तो इन चीजों को दूर करके हम अपने फेडरलिज्म को और स्ट्रांग बना सकते हैं। ओके, उम्मीद है कि संघवाद को मजबूत और समृद्ध और समावेशी बनाने में ये सभी ड्राइवर्स का काम करेंगे और आप बढ़िया आंसर लिख पाएंगे। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। यदि इसमें कोई टॉपिक छूट रहा हो या फिर कुछ और भी आपको इसमें लगता है कि कुछ और ऐड होना चाहिए था, तो आप हमको ज़रूर बताइएगा, उसका समाधान कर दिया जाएगा। फिलहाल आपके मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।